Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. This is I aspirant to IAS mentorship program. और आप जैसा जानते हैं कि हम कई दिनों से इस मेंटोरशिप की जर्नी में हमने बहुत कुछ किया है और आपने बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी भी दिखाई है ना। आपने अपनी तरफ से मेहनत भी की है। कुछ लोगों का हो जाता है कभी कभी बीच में, है ना, कभी कंसिस्टेंट रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, कुछ रीजन होता है उसकी वजह से, लेकिन वो चलता है ना, अप डाउन होता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा लाइफ एक ही पटरी पर एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ती रहे, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड जैसे कि आप जानते हैं करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी की जर्नी में। स्टैटिक लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है पर स्टैटिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर के पीछे इतना भी मत भागिएगा कि स्टैटिक को छोड़ दें, क्योंकि स्टैटिक जान है पूरे एग्जामिनेशन की। स्टैटिक होगा तो करंट अफेयर है। बिल्डिंग बनानी है तो उसका बेस होना ही चाहिए, बेस है स्टैटिक। स्टैटिक के ऊपर ही आप करंट अफेयर की बिल्डिंग बनाएंगे। तो आपने करंट अफेयर आप कवर कर रहे होंगे, आई होप कि आप कवर कर रहे हैं, और मंथली मैगजीन के थ्रू आप ये सब कवर कर रहे हैं। उस आपकी मेहनत में मैं बस टॉपिक्स है ना, वो धनिया की पत्ती नहीं ऊपर से लगा देते हैं, ऐसा मैं बस काम करना चाहता हूँ, उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ, ताकि वो करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको चेरी पिक करके हम स्मार्ट वर्क करें। क्योंकि हार्ड वर्क सब लोग कर रहे हैं, है ना, पढ़ते बहुत लोग हैं, पूरा करंट अफेयर मंथली मैगजीन सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसा करें कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज पे रहें, हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स तैयार हों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, द पॉलिसी ऑफ द रूलर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी। याद रखिएगा, आपकी जब भी कोई भी पॉलिसी होगी वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी क्या है। और हम प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। उसके लिए हमारे पास तीन ब्रह्मास्त्र, मैंने आपको पहले ही बताया है। सिलेबस बताएगा कि क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे कि कितना पढ़ना है, उसको कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, और करंट अफेयर से बताएंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है उनकी पूछे जाने की, कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। ये ऑटोमेटिकली बात एब्जॉर्ब होती है अपने माइंड में कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही होना चाहिए कि सिलेबस सही बताएगा कि ब्रॉड ओवरव्यू क्या है, कि क्या क्या आता है, क्या क्या होना चाहिए। और हमने सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ा, सिलेबस को हमने पूरा इंटरकनेक्ट करके पूरा वहां पर समझा था, जैसा कि आपने देखा था, मैंने आप सबको सिलेबस पूरा इंटीग्रेट करके पढ़ाया। नाउ अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे हर एक डॉट्स को कि किस तरह से सिलेबस का कोई भी पार्ट आइसोलेशन में नहीं है। इस बात को आज अब तक तो आप समझ गए होंगे। अब करंट अफेयर की बिल्डिंग बनाना है तो करंट अफेयर की बिल्डिंग भी ऐसे ही नहीं बनाएंगे कि कोई भी पत्थर उठा के लगा दिया, ऐसे नहीं। हमें उसमें भी स्मार्ट अप्रोच रखनी है, हमको ये भी तय करना है कि उस करंट अफेयर में भी ऐसा क्या पढ़ें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो पूछे जाने की। तो अगर आपको, या आप पता नहीं पहले जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे मुझसे, लेकिन यूपीएससी प्री 2022 के पहले मैं कई वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। और जब मैंने एक वीडियो बनाई थी एकदम लास्ट में, लास्ट की जो दो वीडियोस बनाई थी एग्जामिनेशन के जस्ट पहले, उन दो वीडियोस से 5-5 मिनट की दो वीडियोस थी, उनसे दो सवाल आए थे। आर्ट एंड कल्चर के जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें एक सवाल डायरेक्टली आया था। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी को ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही प्रिडिक्ट ना किया जाए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन तो हम कर सकते हैं। तो हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, और उसके हिसाब से करंट अफेयर जो आ रहे हैं उनमें पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी। इसलिए मैं आपके लिए चेरी पिकिंग करके लाया हूं कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं और उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपकी मेहनत आपने की है, मैं अपनी तरफ से बस आपका हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ। याद है स्टार्टअप्स को हम हैंड होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करती है ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। तो आप अपनी तरफ मेहनत कर रहे हैं, मैं आपकी बस मेहनत को और उसमें एक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, एक स्मार्ट अप्रोच का। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने जरूरी हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको लिखा रहा हूँ इनको पढ़िएगा, और जिसको मैंने हाईलाइट किया उसको और ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कितने महीनों का है, तो जून की मंथली मैगजीन, जुलाई की और अगस्त की, ये 3 महीनों की मंथली मैगजीन से मैंने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए और घर जाकर इनका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा। दिवाली की छुट्टी है, छुट्टी में मौज मस्ती भी कीजिएगा, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई का एक एक स्केड्यूल है, जो जैसा कि आपको मैं बना के देता हूं हमेशा कि स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। तो उसमें आप अपना दिवाली का भी टाइम निकालिएगा, लेकिन पढ़ने का टाइम भी इंक्लूड करते रहिएगा। बहुत जरूरी है कि आपका पढ़ने का टाइम इंक्लूड हो। तो इंपॉर्टेंट पॉलिटी करंट अफेयर फ्रॉम जून जुलाई अगस्त फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 आर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है ना, करंट अफेयर में अपीयर होता रहता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, जुडिशियल ओवर रीच क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। इनके एग्जाम्पल करंट अफेयर में क्या है, एग्जाम्पल भी आप न्यूज़पेपर से पिकअप करते रहिए, ताकि अगर एग्जाम्पल कोट करने के लिए आए तो एग्जाम्पल भी आप कोट करें।
और ऐसे एग्जाम्पल कोट करें जो एकदम न्यू एग्जाम्पल हो, जो लेटेस्ट चल रहे हो। दूसरा टॉपिक है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। इसकी हिस्ट्री क्या है, स्टैटिक पोर्शन क्या है, PIL में अभी क्या हो रहा है, किस चीज के लिए PIL डाली गई है, जो करंट अफेयर में है, तो PIL बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक इज CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC में क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक इज FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, FCRA। FCRA न्यूज में हमेशा रहता है आजकल, है ना, तो उसके बारे में जरूर पढ़िए। कोऑपरेटिव्स, अब तो मिनिस्ट्री बन गई है नई कोऑपरेटिव्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव। और इंडिया को अगर आगे प्रोग्रेस करना है तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सोल को एकदम फॉलो करना पड़ेगा, केवल वर्ड्स पर नहीं जाना होगा, उसकी आत्मा को फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021, राइट टू बी फॉरगेटन, भूल जाने का भी राइट होना चाहिए। जिस तरह से डिजिटली हम सब कुछ कर रहे हैं, डिजिटली आपका एक बार डेटा आ गया, उसके बाद उस डेटा को भी आपके पास पावर होनी चाहिए कि उस डेटा को भी आप इरेज कर सकें। पीसा एक्ट ऑफ 1996, पीसा एक्ट 1996, ये सब आपको पढ़ने हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, PDP बिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब एक्ट बनेगा तो राइट टू प्रिवेसी से ये अटैच होगा। एन एंटी डिफेक्शन लॉ, ADL इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है, यूपीएससी ने प्री में तो डायरेक्टली पूछा है कौन सा शेड्यूल है, कौन सा क्या है, अब थोड़े से वैसे सवाल पूछेगा आगे चल के, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें मैंने हाईलाइट किया ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों पर्सपेक्टिव आपको ये टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉलिटी करंट अफेयर जून जुलाई एंड अगस्त, 3 महीने के। और हम केवल यही नहीं करेंगे, है ना, अभी तो मैं आपको बहुत ढेर सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, इनका भी सेग्रीगेशन होगा लास्ट में। तो जैसे जैसे हम प्री की तरफ अप्रोच करेंगे, तो जैसे अभी आपको 3-3 महीने के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, फिर लास्ट में मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उनको और ज्यादा अपने दिमाग में हाईलाइट करेंगे, ताकि रिकॉलिंग पावर तेज हो हमारी, है ना। हमने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, एग्जाम में रिकॉल नहीं आता, क्योंकि उसको हमने ताजा ताजा नहीं पढ़ा होता। तो किस तरह से उस चीज को और चेरिश करें और साफ करें, ताकि मेमोरी में वो और क्लियर रहे, तो वो कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, उन टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम और ब्रश अप करेंगे, ताकि वो तुरंत याद आए, रिकॉल ज्यादा अच्छा हो, ताकि एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आंसर जल्दी लगाएं, ताकि हमारे पास उन सवाल के लिए वक्त बचे जिनमें हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी में कई सवाल होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, कई जगह अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, उनके लिए अगर वक्त देना है तो ऐसी चीजों के लिए वक्त आप वहां से चुराना पड़ेगा वक्त, जहां पर आप डायरेक्टली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत चीजें याद होनी चाहिए ताकि रिकॉल जल्दी हो और जल्दी आप एग्जामिनेशन में टिक मारे। प्री ना निकलने का कारण बहुत लोगों का यही है, क्योंकि वो स्मार्ट अप्रोच नहीं रखते। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि हम शॉर्टकट अपनाएं, स्मार्ट अप्रोच का मतलब है कि पहले से प्री प्रिपेयर्ड रहें, प्री के लिए भी प्री प्रिपेयर्ड रहें, ऐसा। और प्री प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ताकि हम उन कॉन्सेप्ट को और ध्यान रखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि उनकी रिकॉल करने की पावर हमारे पास उस समय बहुत ज्यादा हो, तुरंत रिकॉल करें, तुरंत एकदम क्लियर हो, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अरे यार ये तो तुरंत रिकॉल हुआ। तो जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको गेम जिता देगा वहां पर, क्योंकि वो जो सवाल आपको नहीं भी आते होंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है, वो सवाल भी आप और अच्छे से सोच के लगा सकोगे, वक्त भी होगा और टाइम भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा, तो आप आराम से लगा पाओगे, ठीक है। तो हम उनकी भी चेरी पिकिंग करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब मैं करूंगा। आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत करो, मैं अपनी तरफ से आपकी मेहनत करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिटी करंट अफेयर्स लिख लिया आपने, डन। आते हैं इकोनॉमी पर, दीज आर द कोर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमी करंट अफेयर जून जुलाई अगस्त फॉर यूपीएससी CSC 2023। एनपी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर, और इसको हम सॉल्व करने के लिए बहुत ढेर सारे स्टेप ले रहे हैं, मर्जर एक्विजिशन कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी लाए हैं हम, है ना, जल्दी रेजोल्यूशन होगा तो उसकी वजह से एनपीए कम होंगे, IBC लाए, और क्या किया हमने, और क्या किया, 3R स्ट्रेटजी ऑफ द RBI, अगर आपने पढ़ा हो, है ना, जिन्होंने इकोनॉमी का कोर्स मतलब पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, आप लोगों को ढूंढना है और पढ़ना है, इकोनॉमी वालों को तो ये पता होगा, आप लोग को ढूंढना है। एनपीए पहले कितना था, अभी कितना है, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बात की गई है। तो बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही है जो लोन देगा, लोन देगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड C+I+G+NX, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी जीडीपी बढ़ेगी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, इस समय अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रस्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे तभी हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा,
और 1991 में हमने यही गलती की थी, इंफ्रा नहीं था, इसीलिए हमारी इकोनॉमी का शिफ्ट कैसे हुआ था एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ। और हमने एक लिंक जो मिस की थी वो क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग की लिंक थी। अभी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 15%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि इसको 15 से 25% करेंगे बाय 2025। क्योंकि अगर इंडिया को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग में थ्रस्ट देना ये अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। इसलिए बैंकिंग सेक्टर की एनपीए की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। और एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए जो जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, बॉस, एकदम इंटरकनेक्ट करके इंटरलिंक्ड होने चाहिए कि हाँ एनपीए बोले तो ये बेसल नॉर्म्स में सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना बेहतर आपका कनेक्शन होगा उतने ढेर सारे कनेक्ट होंगे कॉन्सेप्ट, और उतनी कम टाइम में आप बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लेंगे। और कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन को आपने एक छोटे से पॉइंट पर कंसोलिडेट कर लिया। इट्स जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ द बिग बैंग। बिग बैंग हुआ तो पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोड हुआ। आप उस यूनिवर्स जो इंफॉर्मेशन का यूनिवर्स है उसको दोबारा से सिकुड़ कर एक पॉइंट पर लाना है आपको, उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ऐसा करना है। जीडीपी जीवीए के बीच का गैप क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी, इन दोनों के बीच का गैप है, उस गैप का मतलब क्या है। ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। एक तो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये दोनों डेफिसिट बड़ी दिक्कत देते हैं हमको। तो क्या फिस्कल डेफिसिट को बढ़ते रहना चाहिए, पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए मेस पर्सपेक्टिव से कि करंट फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से क्या होगा, अगर बढ़ रहा है तो किस वजह से बढ़ना चाहिए। इफ फिस्कल डेफिसिट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर देन इट इज गुड, बट इट ऑल्सो हैव अ वन लेयर डाउन, एक लेयर और है इसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किस तरह से कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा करें जहां पर हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। और वहां से एक बात याद आती है हमको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसकी फाइनेंसिंग में एक बात याद आती है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसकी फाइनेंसिंग में एक बात याद आती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उससे कनेक्ट होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सारे कनेक्ट है कॉन्सेप्ट, अगर आप कनेक्ट करो तो, और सब याद हो जाएंगे आपको। और ऐसा लगेगा कि अरे इंफॉर्मेशन एकदम मस्त कंसोलिडेटेड है। और जिस दिन आपको ये लगने लगा मतलब आप कंसोलिडेशन करने लगे हो, और जिस दिन आप कंसोलिडेशन करने लगे साहब, उस दिन समझ लीजिए कि यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने पकड़ लिया, उसकी गर्दन आपने पकड़ ली है। क्योंकि गर्दन ही वही है, उसकी जान ही वही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा, ट्विन डेफिसिट में करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी भी एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है हमारा, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें कैपिटल अकाउंट पर निर्भर ज्यादा करना पड़ता है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव में लाने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट में है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, बीओपी सरप्लस में है। लेकिन बीओपी सरप्लस में है कैपिटल अकाउंट की वजह से, और कैपिटल अकाउंट में पैसा कहां से आता है, लोन से पैसा आता है, बोर्विंग से, है ना, एफडीआई से पैसा आएगा, एफपीआई से पैसा आएगा, और हमारे बैंकिंग सेक्टर जो नॉन बैंकिंग होते हैं उनसे पैसा आएगा। तो कहने का मतलब कि ये सब पैसा आ रहा है बाहर से, लेकिन ये सब पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ऐसा पैसा तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा पैसे पे इतना ज्यादा हम डिपेंडेंस नहीं शो करते हैं। इसलिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट, क्यों, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को अच्छा करेंगे, सरप्लस मिलाएंगे। और बैलेंस ऑफ ट्रेड कल्प्रिट है किस बात का, करंट अकाउंट के डेफिसिट होने का, क्योंकि बैलेंस ऑफ इनविजिबल तो सरप्लस में रहता है। इसलिए अगर आपको करंट अकाउंट को सरप्लस में लाना है दोस्तों, तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड को मजबूत करने का पड़ेगा। और उसके लिए हम करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, गवर्नमेंट तुमको इंसेंटिव देगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, उसकी वजह से करंट अकाउंट आपका इंप्रूव होगा। इसलिए ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। वो सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पढ़ना है आपको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, जहां पर एक ऐसी टेरिटरी जिसको फॉरेन टेरिटरी के रूप में मानेंगे। इंडिया के भीतर टेरिटरी, उसको फॉरेन टेरिटरी मान रहे हैं, बस एक एस्पेक्ट में, टैक्सेशन की वजह से, तो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट। जीएसटी के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो जीएसटी कंपनसेशन क्या है, जीएसटी क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किस तरह से पूरा वर्क हो रहा है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जीएसटी के वो सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। रुपी का डेप्रिसिएशन इस समय तो यही चल रहा है, टेपर टेंट्रम 2.0, इस तरह से सिचुएशन है। एफडीआई का आउटफ्लो हो रहा है, एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, तो हमारे यहाँ से डॉलर भाग रहा है, और डॉलर जा रहा है, तो डॉलर की सप्लाई कम है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है इन कंपैरिजन टू रुपया। तो अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, नाउ इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, क्योंकि जब भी रुपया डिप्रिशिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे पर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे। पर इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री,
हम एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट को लेकर करते हैं, सोना खरीदते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं, तब ज्वेलरी में कन्वर्ट करके तब बेचते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। सो इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है तो कहीं ना कहीं हमको रुपये के डिप्रिसिएशन से फर्क पड़ेगा। सोचो रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ, इंपोर्ट महंगा हुआ, बाहर वैसे भी ग्लोबल में ऑयल की कमी हो रही, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑयल वैसे महंगा हो रहा है, रुपये के डिप्रिसिएशन से महंगाई का एक और इंपैक्ट पड़ गया। पहले से ही वहां पर महंगा हो रहा है, रुपया डिप्रिशिएट हो गया तो इंपोर्ट और महंगा हो गया, और सब कुछ महंगा आप इंपोर्ट करके घर ला रहे हो। अगर बाहर से कोई खराब आदत पा जाते हो, घर लेकर आते हो, तो मम्मी लगा दी चमाट, बाहर से गाली सीख के आ गया, वही सेम चीज। तो अगर हम फॉरेन से अगर इन्फ्लेशन लेकर आ गए हैं तो कहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा? हमारे घर में। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल महंगा लेकर आओगे तो पेट्रोल डीजल सब महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट महंगी होगी, और गुड्स एंड सर्विसेज और लेस कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो महंगाई 4 ± 2% की रेंज से बाहर जा रहा है, सीपीआई कंबाइंड, और आरबीआई इसी खोज में लगा रहता है। तो इन्फ्लेशन की टारगेटिंग भी करनी पड़ेगी, रुपया का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, नीर क्या है, रीर क्या है, ये सब इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज मींस द इंडस्ट्री व्हिच हैव अ ग्रेटर फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत तेजी रेट से बढ़ेंगी। अगर मुझे आप कल के दिन आपको मुझे पता चल जाए कि आप में से 4 लोग आईएएस बनने वाले हैं, है ना, तो मैं आप लोगों से क्या कहूंगा? आप लोग से मैं ये कहूंगा कि ये देखो मेरे से कनेक्ट में रहना, मेरा नाम लेना, कभी जीवन में ऐसा हो बन जाना तो मेरा नाम ले लेना एक बार। तो उससे क्या होगा कि मैं आपसे कनेक्शन बना के रखूंगा। सनराइज इंडस्ट्री, यू आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट इन द फ्यूचर। तो अगर मुझे आज के दिन पता चल जाए कि ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आगे चल के बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, एज अ इंडिया इफ आई वांट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, आई विल फोकस ऑन दोज इंडस्ट्रीज। इसलिए प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इनको फॉर्मलाइज करेंगे, इनको सपोर्ट देगी गवर्नमेंट। संपदा स्कीम, बहुत ढेर सारी स्कीम। तो ये सब स्कीम्स किस किस लिए पढ़ते हैं? स्कीम पढ़ने का एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्कीम पढ़ते क्यों है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, स्कीम सॉल्यूशन देती है बस। भारत सरकार को अगर ग्लोबल लीडर बनाना है इंडिया को, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने मॉडल फॉलो किया था उसका नाम था सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल। उस मॉडल में क्या किया था हमने? प्राइवेट सेक्टर के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे कि कोई अंदर एंट्री नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया था। हमने एफडीआई को अलाउ नहीं किया, एफपीआई को अलाउ नहीं किया। लेकिन आज का भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत में इंडिया टॉक्स अबाउट मोर ओपननेस। इंडिया और ओपन होना चाहता है, और ढेर सारा एफडीआई एफपीआई का फ्लो लाना चाहता है, लोगों से बोलना चाहता है कि हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आपको कैपिटलिज्म का मॉडल फॉलो करना है तो आपके लिए 2 चीजें नेसेसरी हैं। आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, दूसरा मार्केट होना चाहिए। ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्री इज टू रॉ मटेरियल एंड मार्केट। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ है? इंडिया में प्रेजेंट है। 130 करोड़ की जनसंख्या, डिमांड ही डिमांड, मार्केट ही मार्केट, और रॉ मटेरियल चीपली अवेलेबल लेबर फोर्स, मार्केट ही मार्केट एंड रॉ मटेरियल। तो बोथ अवेलेबल कहां पर है? इंडिया में। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो फॉरेनर्स बड़ा मोटिवेटेड होंगे कि इंडिया में आते हैं, और इंडिया में ही क्यों ना काम करें, इंडिया में ही क्यों ना फैक्ट्री को सेटअप करके एफडीआई किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। हम वहां पर वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, रिपोर्ट भी पढ़ते थे, अब तो बंद हो गई। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, है ना, इसके बारे में पढ़िएगा कि इंश्योरेंस में, है ना, सबके लिए हम एक कॉमन कर देंगे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो बनाएंगे। तो उनके हेड को कैसे हम अपॉइंट करना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, वो पढ़िएगा। वेब 5.0 पढ़िएगा। विंडफॉल टैक्स क्या है? 2023 को मिलेट ईयर बोला गया है, तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को बहुत ढेर सारा एक्सपोर्ट करना है तो हम क्यों राइस का एक्सपोर्ट करें, हम क्यों शुगर का एक्सपोर्ट करें? राइस का एक्सपोर्ट ऐसा नहीं उनका बंद कर दें। राइस का एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है? अगर आप वाटर गजलिंग क्रॉप्स का एक्सपोर्ट करोगे तो प्रॉब्लम है कि आप केवल फूड क्रॉप का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे साहब, आप वाटर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, वाटर इतना एक्सपोर्ट करना हम प्रेफर नहीं कर सकते। और ये मिलेट, ज्वार बाजरा, ये लेस वाटर में, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं, ये आराम से ग्रो हो सकती हैं, और इनमें न्यूट्रिशन भी बहुत होता है। हम इंडिया में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाइल्ड हंगर, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
और साथ में हम इनका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दुनिया आज हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, तो उस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इंडिया कैन एक्सपोर्ट मोर ज्वार बाजरा एंड मिलेट, है ना, ये सब कोर्स और ग्रेन्स को हम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए 2023 में मिलेट ईयर है। जब भी प्रायोरिटी में लिखिएगा पॉइंट, तो मिलेट ईयर को प्रायोरिटी में रखिएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है बॉस। अगर गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से चलोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। रूल्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से आया है ना, बड़ा राउंड ट्रिपिंग होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है, टैक्स का एग्जेम्पशन देते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में रूल्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, लिखा आपने, डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी मुझको आती है इसलिए मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट करंट अफेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को समझना, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा एरिया है जहां पर करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा पूछता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 2022, पूरे 50 साल पूरे हो गए। किसी भी चीज के 50 साल पूरे होंगे वो पूछा जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसके 50 साल पूरे हो गए। तो जब भी 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो यूपीएससी का फोकस होता है, इस हिसाब से आपको करंट अफेयर चुनने होंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, तभी पता चलेगा कि किस तरह से क्या पूछेगा, क्या तरीका से पूछेगा, वो तरीका पता चलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमी और एनवायरमेंट को सस्टेनेबल वे में ही लेकर चलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमी में भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए। वाटर इनसिक्योरिटी, हेरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स, आउटलुक का मतलब एनालिसिस होता है बेसिकली। हेरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स, इन्वायरमेंट में डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है। वो अफ्रीका में हम पूरा बेल्ट बना रहे हैं ताकि डिजर्टिफिकेशन को रोक सकें, है ना। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन दे आर द फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इन पर कैसा पड़ रहा है, बड़ा सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए, इकोनॉमी को साथ में चलाने के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहा है। E20 ब्लेंडिंग, E10 उसको हमने 100% अचीव किया। E20 की तरफ जा रहे हैं। इसके कुछ निगेटिव होते हैं कि इंजन कैसे काम करेगा, उसकी इफिशियंसी कैसी रहेगी, वो सारे एस्पेक्ट। इकोनॉमी को साथ में लेकर चलना है तो इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना है। इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसीज, नई जो रामसर साइट्स आई हैं वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में बात हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, केवल इंफ्रा ही ना बनाए लेकिन इंफ्रा भी ऐसा बनाए, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम आने वाली है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होने वाली हैं, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी फ्लड आ गया। तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर रिजिलियंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रोड बना दिया और फ्लड आया, पूरा रोड का रोड निकल गया, फिर कह रहे हैं चलो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, दोबारा रोड बनवाते हैं। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करना हमको है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है हमको। तो रोड, ऑल वेदर रोड बनानी है, अच्छी रोड बनानी है, कनेक्टिविटी बेहतर रखना है। इनको आपको पढ़ना है ढंग से, याद रखिएगा, आपका होमवर्क है ये। मंथली मैगजीन में आपको ना दिखे अपनी, तो आप गूगल सर्च मार लेना भाई, गूगल देवता तो है ही है, गूगल बाबा, वो तो सब बता देंगे आपको। डन, लिखा आपने? यस, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन। सिलेबस याद है किसको? आईआर का। आईआर का सिलेबस कौन बताएगा? चलो जल्दी से, सत्यजीत मलिक साहब बताओ सिलेबस सबको, आईआर का सिलेबस क्या है? सर, बायलैटरल रिलेशंस ऑफ पहले इंडिया विद अदर बायलेटरल या नेशंस। नेबरहुड? पहले नेबरहुड जाएंगे या बायलेटरल जाएंगे? पहले अगल बगल वालों को देखो।
जी सर। इंडिया इज एन नेबरहुड रिलेशन। फिर आगे बताओ आप। सर फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स व्हिच आर नहीं अफेक्टिंग नहीं, इंडियाज इंटरेस्ट। बायलेटरल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स। सर हाँ आगे पूरा व्हिच बोलो ना, आर सिलेबस का अफेक्टिंग पार्ट। इंडियाज इंटरेस्ट। हाँ, इन्वॉल्विंग और इंडिया सर। और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो पूरा नहीं बोलोगे मार जी खाओगे सर। अभी। हाँ दोनों। हाँ फिर आगे बोलो। सर हम्म। सर फिर इंडियन डायस्पोरा। और उसके और भी था, पॉलिसीज ऑफ। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा सर। वो तो ठीक है, और एक पॉलिसीज ऑफ। सर याद नहीं आ रहा है वो चीज। याद नहीं आ रहा, रिवाइज करो भैया, ऐसे कैसे सर चलेगा। सर। सिलेबस, दुनिया भर की चीजें याद करके बैठो, सिलेबस नहीं याद हो रहा। तो याद करते हो दोबारा रिवाइज नहीं करते हो, भूल जाते हो। अभी उस समय याद था सबको, अब आप फिर अपने आप पढ़ना भूल जाते हो। मास्टर हर बार थोड़ी ना बताता रहेगा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है। हाँ शुभ्रांशु, यस बताओ। सर वो पॉलिसीज जो से। इफेक्ट ऑफ डेवलप्ड पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, हम्म। उसके बाद उसका इंडियन डायस्पोरा, हम्म। देन विल बी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फोरा एंड बस देयर बस बस, स्ट्रक्चर ठीक एज है द ठीक है। मैंडेट। ओके। तो आईआर एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी मैंने लिखा है नीचे, और ऊपर आईआर का लिखा हुआ है। तो ये आईआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये सिक्योरिटी वाले। आईआर में डब्ल्यूटीओ पढ़ना है आपको, नेटो पढ़ना है, ब्रिक्स पढ़ना है, बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पढ़ना है। I2U2 सवाल भी आया था, और मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया भी था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए, इसको वेस्ट एशिया का क्वाड बोलते हैं, है ना, बता चुके हैं आपको। यस। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ये हमेशा न्यूज में रहता है। एनपीटी, एनएसजी, इनके बारे में पढ़िए। सिक्योरिटी में अग्निपथ स्कीम, बड़ा बवाल चला इसके ऊपर। डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन करना है। ट्रांस बॉर्डर लिंकेज और लिंकेज टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी थिएटर कमांड्स एंड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनके बारे में पढ़िएगा। तो सिक्योरिटी में ये पढ़िए, आईआर में ये पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो लोग लेट आए हैं, आप लोग को समय से आइए भाई, अगली बार अलाउ नहीं करेंगे, है ना। आपका छूट जाएगा, फिर आप बोलोगे छूट गया सर। ठीक है, अंडरस्टूड। लिख लिया आपने आईआर का, सिक्योरिटी का, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आईआर, सिक्योरिटी, ऑल अंडरस्टूड। यस, ओके। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, चोला एरा के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं उनको पढ़िएगा। एंड संत तुकाराम जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। संत तुकाराम कौन थे, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, चोला एरा, संत तुकाराम। कल के दिन संत तुकाराम के बारे में पूछ लिया गया तो हमको मत बोलना कि सर पूछ लिया गया, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं से छाट के बता रहे हैं। हमारे दिमाग में अलग से कुछ नहीं आ रहा, है ना, ऐसा नहीं है। सोशल इश्यूज में चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़िएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़िएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम है, राइट टू हेल्थ, मैनुअल स्कैवेंजिंग, अबॉर्शन। अबॉर्शन के बारे में तो हमने आपके लिए पूरा डिस्कशन भी करवाया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।
और ये टॉपिक मतलब बताने में बड़ा कम समय लगता है और टॉपिक ढूंढने में बहुत समय लगता है है ना। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5G की बात हो रही है, 5G स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़िएगा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़िएगा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है ना, इनके बारे में पढ़िएगा, हाइड्रोजन के टाइप। बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, जीन एडिटिंग क्या होती है, ये पढ़िएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 का है लेटेस्ट, वो पढ़िएगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। हम क्वांटम कंप्यूटर ला क्यों रहे हैं, अगर आप लिंक करो तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 से कनेक्ट होता है ये, IR 4.0। अगर IR 4.0 के बारे में आप जानते हो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बनाएंगे। याद रखिए, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमको रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी तो लेनी है, सिक्योर भी होना है, साथ में अगर हमको एनर्जी का स्टोरेज करना है तो हमको ऐसे की एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, जिससे लिथियम, जैसे लिथियम हो गया तो लिथियम आयन बैटरी बनता है, लिथियम का इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो जिससे स्टोरेज बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, वो मिनरल्स कहाँ कहाँ पर हैं, उन नेशन से हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उनसे फ्रेंडशिप डेवलप करनी पड़ेगी और उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ेगा। दिस इज पार्ट ऑफ इंटर रिलेशन ऑल्सो, इकोनॉमी ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, आपको इन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो मैंने सारे डायमेंशन आई थिंक कवर कर लिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, दैट्स ऑल। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। यही था आज की क्लास का मेरा मोटो, कि आपको ये टॉपिक्स बताना जिनको आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। अंडरस्टूड, लिख लिया आपने सबने, ठीक है, हाँ ओके। तो अब आप मुझे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, अगर किसी को किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है वो आराम से पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन।